Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss insulin, glucagon and diabetes mellitus, which is Guyton chapter 79. We will discuss it in 4 videos. In first we will discuss insulin, in which we will see its nature, synthesis, secretion, mechanism of action, function, regulation and finally causes of insulin resistance. सेकेंड में हम ग्लूकागॉन देखेंगे, देन हम सोमैटोस्टैटिन देखेंगे एंड फाइनली हम डायबिटीज़ मेलाइटस देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हार्मोन्स या ये जो डिसऑर्डर हम बात करें, डिजीज़ जो बात करें हैं वो किससे रिलेटेड है। वो पेंक्रियाज से रिलेटेड है, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन कौन रिलीज़ करता है, पेंक्रियाज रिलीज़ करते हैं। तो इसका जनरल सा ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें पता है कि इन जो पेंक्रियाज है उसकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की सिक्रीशन होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है हमें दिखाया हुआ हिस्टोलॉजिकली। सबसे पहले पेंक्रियाटिक एसिनाई होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, जैसे हम पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उनको सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं और सेंटर के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पर जो है 4 तरह के सेल्स हमें नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको ये जो सेल नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा सेल्स। ये तकरीबन इनकी जो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितनी परसेंटेज है, तो ये 25% इनकी होती है कंसनट्रेशन के हिसाब से। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। फिर आपको ये बीटा सेल्स नज़र आ रहे होंगे, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 60% है। कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, मे बी आपको नज़र आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। बहरहाल इनकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये बीटा सेल सिक्रीट करते हैं मेजरली इंसुलिन और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ अमाइलिन को भी सिक्रीट करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं लाइट कलर के, ये रिलीज़ करते हैं सोमैटोस्टैटिन। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास पीपी सेल्स भी होते हैं जो कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करते हैं। तो ये जनरल सा ओवरव्यू हो गया पेंक्रियाज के बारे में। अब हम इंसुलिन की तरफ आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला था कि हम इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले उसका नेचर देखेंगे। तो इसके नेचर जो है ये प्रोटीन इन नेचर होता है और इसके बाद हमने देखना था इसकी सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस ये होती है कि सबसे पहले जो है डीएनए से मतलब इसकी जीन जो होगी, जो इंसुलिन वाली जीन है, वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, अगर हम पाथवे देखें तो कैसे होगा, सबसे पहले डीएनए जो होगा या उसकी जो जीन है इंसुलिन वाली जीन, वहाँ से आरएनए बनेगा। उसके बाद आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा जिस प्रोटीन के अंदर, उसको हम बोलेंगे प्री प्रो इंसुलिन। फिर ये प्री प्रो इंसुलिन जो है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्लीवेज होगी, इसमें से अमाइनो एसिड्स को निकाला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास प्रो इंसुलिन के अंदर। उसके बाद प्रो इंसुलिन जो है इसकी मज़ीद क्लीवेज होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर और फाइनली अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर ही आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। तो ये स्टेप जो होते हैं इसकी सिंथेसिस के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्रीशन। तो इसके अंदर आप इस डायग्राम की तरफ देखें, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जब मतलब हमें पता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन कब होनी होती है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो चुका हो, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इसका जो स्टिमुलस होगा हमारे पास, एक्चुअली हम रेगुलेशन इसकी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्टिमुलस है वो है ग्लूकोज की ज़्यादा कंसनट्रेशन, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो हमारे पास हमें पता है कि पेंक्रियाज के अंदर GLUT2 ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि 2 वे ट्रांसपोर्टर हैं। और ये जो है एक्चुअली जितनी बाहर कंसंट्रेशन होती है उतना ही जो है इसको अंदर आने देती हैं। तो जितना ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा यहाँ से उतना ही जो है पेंक्रियाज के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा। जब पेंक्रियाज के ये जो सेल्स हमें पता है कि बीटा सेल्स से क्रिएट करना होता है, तो ये पेंक्रियाटिक बीटा सेल आप बनाए हुए, पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ जाता है। वहाँ पर फिर क्या होती है, इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है थ्रू ग्लूकोकाइनेज और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती है जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो यहाँ पे फॉस्फेट आया था उसको ही ATP को देके ATP के सिंथेसिस हो जाती है। फिर ATP क्या करते हैं, यहाँ पे ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स पड़े होते हैं कि जब ATP का लेवल ज़्यादा होता है तो ये चैनल बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको इनहिबिट करते हैं। ये पोटाशियम चैनल जब बंद हो जाएंगे इसका मतलब है कि अंदर से पोटाशियम जो है बाहर की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अंदर जो है पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन हो गई है। ये डीपोलराइजेशन ने इतना पॉजिटिव चार्ज कर दिया होता है जिसकी वजह से ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो सकते हैं। तो क्योंकि ये ओपन हो गए हैं तो बाहर से जो है कैल्शियम इनसाइड मूव करेगा। ये कैल्शियम जो है इन वेजिकल्स, जो कि हमारे पास इंसुलिन के वेजिकल्स बने थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे सिंथेसिस के अंदर, तो ये वेजिकल जो हैं उनके साथ जाएगा और उनको मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ से वेजिकल रिलीज़ हो जाएंगे और इंसुलिन हमारे पास
आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा जो मैंने आपको एक सिंथेसिस के बारे में बताया था, थोड़ा सा इसको सी पेप्टाइड की भी इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो ये आपको जो है ना हमारे पास प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा चेन होती है, बीटा चेन होती है, और साथ में हमारे पास ये देखिए, ये अल्फ़ा चेन है, ये बीटा चेन है, और यहाँ पे हमारे पास सी चेन भी अटैच होती है। फिर बाद में क्या किया जाता है, गोल्जी अपरेटस यहाँ से सी चेन को हटा देता है। लेकिन जो हमारे पास वेसिकल बनता है, जो कि गोल्जी अपरेटस ने, हमें पता है गोल्जी अपरेटस फाइनल पैकिंग कर रहा होता है, वेसिकल बना रहा होता है। तो जो वेसिकल बना रहा होता है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा चेन ने मिला के इंसुलिन बना दी है, यहाँ आप देख सकते हैं। और साथ में हमारे पास सी पेप्टाइड भी पड़ा होता है। सी पेप्टाइड जो है एक्चुअली इसकी कोई इंसुलिन एक्टिविटी नहीं होती, मतलब जो अल्फ़ा और बीटा जो है इंसुलिन एक्टिविटी होती है, इसकी कोई इंसुलिन एक्टिविटी नहीं होती। बस सिंपल ये जो है ना जी प्रोटीन कपल्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन पर जाकर ये अटैच होता है और वहाँ पे दो तरह की एंजाइम को सिक्रिएट कराता है, एक्टिवेट कराता है। एक सोडियम पोटाशियम एटीपेज को एक्टिवेट कराता है और दूसरा एंडोथीलियन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट कराता है। तो ये दो चीज़ें इसके फंक्शन हैं और बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल से नहीं बताया हुआ। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें इसके डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है, इसको रेडियो इम्यूनोअस्से के थ्रू जो है ना डिटेक्ट किया जाता है। और ये हमें ये बता रहा होता है इसकी कंसंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर है तो इसका ये मतलब होता है कि नेचुरली इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इंसुलिन की डिटेक्शन के लिए नेचुरली इंसुलिन कितने प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिटेक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है उसको, तो उसके अंदर इंसुलिन की अमाउंट जो है कम है और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एक्सोजीनस इंसुलिन के थ्रू। अरे हम ये देखना चाह रहे हैं, हम उसे साथ में ट्रीट भी कर रहे हैं और हमें देखना चाह रहे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही। तो किसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे, हम सी पेप्टाइड के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ ही सी पेप्टाइड की अमाउंट भी आ रही है। तो ये चीज़ जो है ना डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाँ जी, तो थर्ड नंबर पे हमने देखना था इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका नज़र आ रहा है। तो इंसुलिन रिसेप्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके 4 सब यूनिट हैं। 2 अल्फ़ा सब यूनिट हैं जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे 2 बीटा सब यूनिट है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, या ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट है इंसुलिन रिसेप्टर के। ठीक है, 4 सब यूनिट होते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है इनके दरमियान एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और अल्फ़ा और बीटा के दरमियान भी एक है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स के दरमियान कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो वहाँ पे उसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 सब यूनिट है और उनके दरमियान एक बॉन्ड है, तो फाइनल नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, तो अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा सब यूनिट के साथ इंसुलिन आता है और इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके ऊपर अटैच होता है। जब इसके साथ अटैच होता है यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है हमारे पास बीटा सब यूनिट की। और अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, इसका हम कहते हैं कि टायरोसिन काइनेज मैकेनिज़्म के थ्रू एक्ट करता है। और टायरोसिन काइनेज किस टाइप का है, यहाँ पर एक्चुअली होती है इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंजाइम है हमारे पास टायरोसिन काइनेज और वो लिंक्ड है इस रिसेप्टर के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टायरोसिन काइनेज वाला सिस्टम है और कौन सा है, इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। तो पहले इंसुलिन इसके साथ अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होगी, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी बीटा सब यूनिट की, जो कि एक्टिवेट करेगा हमारे पास टायरोसिन काइनेज को। टायरोसिन काइनेज जो है फॉस्फोराइलेशन कराएगा डिफरेंट इंजाइम की, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, जिसको हम IRS बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंजाइम की फॉस्फोराइलेशन कराएगा और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो हमारे पास इमीडिएट इसका रिजल्ट हमें नज़र आता है वो है ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे पास पड़े थे, जिसे हम ब्लड ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, GLUT, उनको जाके जो है एक्टिवेट करते हैं और उनको मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं और मेम्ब्रेन के साथ अटैच करा देते हैं, ताकि ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो और उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। इसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे जो हम एक्शंस के अंदर पढ़ेंगे कि इसके प्रोटीन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। इसका फ़ैट के ऊपर इफेक्ट क्या है, तो ये फ़ैट की सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। इसके जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर क्या इफेक्ट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में ये करता है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है और साथ में उसके स्टोरेज को भी बढ़ा देता है। यूटिलाइजेशन का तो हमने ये चीज़ देख ली ब्लड ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और इसकी स्टोरेज कैसे करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत आवर्स और डेज़ के बाद होते हैं, वो है इसका जीन के एक्सप्रेशन पर, कि ये इसने जो न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करानी है वो उसके लिए ये जो है मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, तो वो वाले स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट के अंदर जो है इसके फंक्शंस देखते हैं।
हाँ जी, तो अब हम फंक्शन पर आ रहे हैं और फंक्शन को हमने किस किस जगह पर इसके फंक्शन देखने हैं। हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज़्म, कार्बोहाइड्रेट पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। फिर हम देखेंगे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देन हम मूव करेंगे फ़ैट की मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी वजह से हमारी ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले काज की तरफ आ जाते हैं। एक चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली कि ये जो ग्लूकोज़ की एंट्री इनटू सेल जो है बढ़ा देता है, और किसके थ्रू, ये जो ब्लड ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको मेम्ब्रेन के साथ अटैच करा देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ एंट्री, ठीक है, ग्लूकोज़ एंट्री इनटू सेल हो जाती है। ग्लूकोज एंट्री इनटू सेल क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो एक ग्लूकोज की एंट्री को सेल के अंदर बढ़ा देता है, दूसरा जब वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है ये करवा देता है उसके बाद इसकी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का ये मकसद होता है कि इससे हमारी जो ग्लूकोज जो है ट्रैप हो जाती है और वापसी मुड़कर बाहर की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, पक्का कर देते हैं ग्लूकोज को सेल के अंदर। उसके बाद वो सेल के अंदर आ गया है तो उसको फिर यूटिलाइज़ भी करना है। तो उसकी यूटिलाइजेशन जो होगी उसके अंदर ये होगा कि पहले ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, फिर TCA साइकिल चलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइल कोए होगा। एसिटाइल कोए जो हमारे पास आ जाता है ना, उसको अब या तो हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं या फिर हम उसको किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, फ़ैट में। तो ये जो इंसुलिन है ना, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे लीवर के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज एंटर होता है ना, उसको फैटी एसिड के अंदर शन कर देता है, उसके सिंथेसिस करा देता है। इसके अलावा सारी फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि क्या ये ग्लाइकोजेनेसिस भी कराते हैं, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी करा रहा होता है। अब देखिए, हमारा मेन मकसद तो ये था कि जो हमारा प्लाज्मा है ना, उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए। और ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो यही फाइनल उनका काज क्या है कि ग्लूकोज का लेवल प्लाज्मा के अंदर कम हो रहा है। अब एक हमने ये कर लिया कि ग्लूकोज को प्लाज्मा से सेल के अंदर ले आए, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे सेल के अंदर चीज़ें पड़ी हैं उनकी ब्रेक डाउन को कम करें। मतलब हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करा रहे हैं, साथ साथ हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रिवेंट करें। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है, इसको प्रिवेंट करता है, इसको कम करता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ेगा, जबकि हम चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो। तो इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इन शॉर्ट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि इंसुलिन का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपटेक कराता है, स्टोरेज कराता है और यूज़ कराता है कार्बोहाइड्रेट का। और मेजरली किन ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास मेजर ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्केलेटल मतलब लीवर है हमारे पास, मेजरली मसल्स हैं या स्केलेटल मसल्स आप कह लें, और एडिपोज टिश्यू। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो डिपेंड नहीं करता इंसुलिन के ऊपर, वो ग्लूकोज को बगैर इंसुलिन के भी यूज़ कर सकता है। जबकि अगर हम मसल की बात करें तो मसल को जो है इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसके बगैर ये इस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 2 कंडीशन के अंदर मसल जो है ग्लूकोज को यूज़ करता है। एक कंडीशन है कि जब एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है, ठीक है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल के अंदर जो है वो परमिएबल हो जाते हैं ग्लूकोज की एंट्री के लिए। वजह ये होती है कि जब मसल एक्सरसाइज कर रहा होता है, मतलब कि उसके अंदर कंट्रैक्शन हो रही होती है। जब कंट्रैक्शन हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम आयन सिक्रीट हो रही होती हैं, कैल्शियम आयन इनसाइड मूव कर रहे होते हैं, डिपोलराइजेशन कराई होती है। तो वही कैल्शियम आयन जो है ब्लड ट्रांसपोर्टर के साथ मिलते हैं और उनको मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज वहाँ से ईजिली अंदर की तरफ एंटर हो सकता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन के साथ बढ़ जाते हैं। तो एक एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल के अंदर, और दूसरा जो है जब मील ली जाती है तो उसके बाद हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद इंसुलिन का लेवल बढ़ना होता है, क्योंकि अचानक से जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन का लेवल जब बढ़ता है तब मसल जो है यूज़ कर पा रहा होता है, और वो इन चीज़ों के थ्रू जो है हमारा मसल यूज़ कर पा रहा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो ब्रेन है वो इंडिपेंडेंट है, वो इसको बगैर इंसुलिन के यूज़ कर सकता है। उसके बाद हम प्रोटीन के ऊपर, तो हम प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं। तो प्रोटीन पर इसका मेन जो काम है वो है, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, कि ये एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को ज़्यादा करता है, और इसकी कैटाबॉलिज्म जो है उसको कम करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। अगर इसने एनाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो एनाबॉलिज्म किस तरह से बढ़ाएगा, सबसे पहले तो ये ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि DNA से RNA के अंदर कन्वर्जन को बढ़ाएगा।
प्रोटीन, ये किसी भी टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन भी हो सकती है, किसी मसल की प्रोटीन भी हो सकती है, कोलेजन भी हो सकता है, बोन प्रोटीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन को बढ़ाना, यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। इसके बाद ये क्या कराता है, ये इसने कराना होता है, क्योंकि सिंथेसिस अगर ट्रांसलेशन होनी है तो वहाँ पे हम ज़रूरी होगा कि जो अमाइनो एसिड है वो सेल के अंदर मूव करें। तो ये अमाइनो एसिड की एंट्री इनटू सेल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, विलीन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, फिनाइल एलानिन है एंड टायरोसिन है, ठीक है। ये स्पेशली इन अमाइनो एसिड से एंट्री करवाता है। उसके बाद ये क्या होता है, हम देखेंगे, मैंने ये बोला कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तो इस तरह से बढ़ गई। अब कैटाबॉलिज्म को किस तरह से रोकता है, सबसे पहले तो प्रोटीन की अगर हम कहें तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को रोकता है, और दूसरा अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म को भी रोकता है। मतलब अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म का मतलब है ग्लूकोनेजोजेनेसिस हो रही है कि उसको यूज़ करके, अमाइनो एसिड को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाए जा रहे हैं, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। हमने ग्लूकोनेजोजेनेसिस वाला यहाँ पे भी पढ़ा था, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम करता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को भी ये कम करता है। बाकी ट्रांसलेशन को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैट्स। तो फैट के मेटाबॉलिज्म पे इसका अगर हम फाइनल फंक्शन देखें तो इसका काम होता है कि लीवर के अंदर फैट, मतलब कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको यूज़ करके हमारे पास फैटी एसिड्स बने और फिर टैग्स बने, ठीक है। टैग की सिंथेसिस कराना, टैग्स लीवर के अंदर सिंथेसाइज कराना, और बाद में इन यहाँ से निकाल के, लीवर से निकाल के उसको स्टोर करवाना एडिपोज टिश्यू में। तो हम बोलेंगे कि ये स्टोरेज कराता है किसकी, फ़ैट की एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे टैग की सिंथेसिस कराएगा लीवर के अंदर, और फिर इनको, ये फ़ैट को कहाँ पे, इसका फाइनल कहाँ पे स्टोर कराना है, उसको एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले तो हम लीवर के अंदर किस तरह से कराते हैं, तो लीवर के अंदर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर चला जाता है ये ग्लूकोज, तो ये जो एक्सेस ग्लूकोज है हमें पता है कि उससे क्या बनना है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर एसिटाइल कोए बनेगा। तो जो हमारे पास एसिटाइल कोए है, सबसे पहले जो फैटी एसिड की सिंथेसिस का पहला स्टेप ये है कि एसिटाइल कोए को मेलानाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कराना, और वो किस एंजाइम के थ्रू होगा, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के थ्रू। तो इसका काम है कि ये एक्टिवेट करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को, जिसका काम है कि एसिटाइल कोए को मेलानाइल कोए के अंदर कन्वर्ट कराएं। उसके बाद ये जो हमारे पास ग्लूकोज, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, तो सारा एसिटाइल कोए इसके अंदर तो क्षण नहीं होगा, कुछ जो है वो टीसीए साइकिल के अंदर भी जाएगा। तो जो टीसीए साइकिल के अंदर जाएगा वहाँ से हमारे पास सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, अगर आपने टीसीए साइकिल का रेगुलेशन पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को। तो दो तरीके से जो है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करती है, एक तो डायरेक्टली इसको एक्टिवेट कर देती है, और दूसरा सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के थ्रू जो है इसकी एक्टिवेशन कराती है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे ये तो हमारे पास जो है, इससे हमारे पास बनेगा फैटी एसिड, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमारे पास क्या बन जाएगा, फैटी एसिड। जबकि हमने क्या बनाना था, टैग बनाना था। तो टैग हमारे पास किस तरह से बनेगा, फैटी एसिड के साथ जब ग्लिसरॉल वाला कंपोनेंट मिल जाता है तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, टैग। तो वही नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमें यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्रोवाइड करता है, जो कि ग्लिसरॉल कंपोनेंट ऑफ टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्लूकोज से हम ये कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल हमें मिल रहा है, और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल यहाँ लीवर के अंदर मिलते हैं, और हमारे पास बन जाता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम बोलते हैं टैग। अब हमारा पहला काम तो होगा, लीवर के अंदर हमने टैग की सिंथेसिस करा दी। दूसरा काम हमारा क्या था कि हमने इसको ले जाके एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कराना। लेकिन जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है वो डायरेक्टली टैग को नहीं लेते, वो क्या लेते हैं, हमारे पास फैटी एसिड को। तो जब हम टैग को ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ेंगे तो यही इंसुलिन जो है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करा देती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज फिर हमारा क्या करता है, ये टैग को तोड़ता है और इसको फिर से कन्वर्ट करा देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर इसको दोबारा से कन्वर्ट करा देता है। फिर ये फैटी एसिड जो हैं एंटर होते हैं एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू के अंदर फिर ये एंटर होते हैं, और वहाँ पे फिर ये दोबारा से एक्टिवेट कराता है
मतलब कि वहाँ पे जो है हमारी एडिपोज टिश्यू के अंदर ये एंटर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हमारे वहाँ पे टैग की सिंथेसिस हो जाएगी एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमने काम बोले थे कि टैग की सिंथेसिस कराना लीवर के अंदर, वो करा लिया। उसके बाद ये सर्कुलेशन में आई, वहाँ पे इसने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराया, जो कि टैग को दोबारा से तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैटी एसिड हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर एंटर हुआ। वहाँ पे टैग की दोबारा से सिंथेसिस हुई। अब सिंथेसिस यहाँ पे होगी, हमने इसको स्टोर करना है। इसका मतलब है कि हमने इसको ब्रेक डाउन नहीं करवाना। तो इसकी ब्रेक डाउन को रोकने के लिए क्या कराता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर इनहिबिट करता है किसको, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है ताकि ये इसको यहाँ पे लिपोलाइसिस ना कराए, इसको यहाँ पे ना तोड़े। उसके बाद फाइनली हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है ग्रोथ पर। तो जो ग्रोथ पर इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन के साथ एक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है उसके साथ सिनर्जिस्टिकली एक्ट करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। कैसे ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ स्पेशल अमाइनो एसिड की एंट्री को इंक्रीज़ करा रहा था। हमारे पास इंसुलिन, जो कि मैंने आपको बताया थी कि यहाँ हमारे पास आते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, विलीन, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन। तो कुछ अमाइनो एसिड की एंट्री जो है इंसुलिन करा लेता है, कुछ अमाइनो एसिड की एंट्री जो है ग्रोथ हार्मोन करा लेता है। इस तरह से ये सिनर्जिस्टिकली एक्ट करके ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन देने से भी ग्रोथ नहीं बढ़ती थी, अगर हम अलग से इन दोनों को दें, मतलब ग्रोथ हार्मोन अलग से दें, उससे ग्रोथ पर कोई इतना इफेक्ट नज़र नहीं आता, अलग से इंसुलिन दें तो इतना इफेक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम इनको एक साथ इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन को, तो वहाँ पर ग्रोथ के अंदर हमें मार्क डिफरेंट नज़र आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो अब जो है हम रेगुलेशन की तरफ आ जाते हैं। रेगुलेशन जो है मैं आपको सिक्रीशन, क्योंकि हम इसकी सिक्रीशन की ही रेगुलेशन देख रहे हैं, तो ये जो सिक्रीशन के लिए मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, हम इसी पर गौर करेंगे। एक तो आपको यहाँ पे फैक्टर नज़र आ रहा है जो कि हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर साथ में ही क्या होगा, ये ज़्यादा एंट्री होगी और सारा प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ पे इंसुलिन होती है, मैंने आपको बताया था कोई और चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रुक्टोज और मैनोज भी बिल्कुल ये काम करता है, क्योंकि उनकी भी ऑक्सीडेशन होगी तो एटीपी ही बनेगा। इसके अलावा अमाइनो एसिड, उनकी भी क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी। कीटोन बॉडीज़ भी बिल्कुल इसी तरह से एक्ट करती हैं। और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे पास क्या ग्लूकोज, मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया जो इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो कि इसको बढ़ाते हैं। एक हमारे पास आ गया हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा। दूसरा हमारे पास आ गया फ्री फैटी एसिड्स का लेवल ज़्यादा। तीसरा हमारे पास आ गया अमाइनो एसिड्स का लेवल अगर ज़्यादा हो। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ गया फ्रुक्टोज या फिर मैनोज ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है स्टिमुलेट करती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक तो चल जाती हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन करा देती हैं। अब कुछ चीज़ें ये होती हैं जो कि डायरेक्टली ये जो हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल है उस पर एक्ट करती हैं और यहाँ से जो है इसको खुद ब खुद क्लोज़ करा देती हैं। तो वो हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग जो है यहाँ पर एक्ट करती है और इसकी क्लोजिंग करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं ग्लैब्यूराइड और टोलब्यूटामाइड, ये दो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सल्फोनाइल यूरिया ड्रग। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया किस तरह से पोटाशियम चैनल्स को ये जो है ना करवाती हैं क्लोज। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, टोलब्यूटामाइड और ग्लैब्यूराइड। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, डायरेक्टली कैल्शियम की एंट्री को इनसाइड द सेल बढ़ा देती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन जब हमारे पास होती है ना, तो डायरेक्टली कैल्शियम की एंट्री को इनसाइड द सेल। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन फिर क्या करता है, ज़ाहिर है हम न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो वो कैल्शियम की एंट्री इनसाइड द सेल बढ़ाएगा। कैल्शियम की एंट्री होगी तो हमारे पास इंसुलिन का रिलीज़ होगा। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। हम पता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और ये जो हमारे पास बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन है, ये कि जैसे, तो इसको भी मैं यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ बीटा एड्रीनर्जिक। ये बारी बारी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद भी रहे इनका रीज़न कि हम क्यों स्टिमुलेशन में लिख रहे हैं। तो जी बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास करा देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया कौन सी चीज़ कराएगी, ग्लूकागॉन कराएगा। ठीक है,
ये हार्मोन्स होते हैं कुछ, ग्लूकागॉन आ गया हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन आ गया, कॉर्टिसोल आ गया। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, हमने प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस के अंदर पढ़ा था, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है ताकि जो है फीटस के लिए ग्लूकोज है प्रोवाइड किया जा सके। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। इसके अलावा हमारे पास जीआईटी के कुछ हार्मोन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो जी जीआईटी के हार्मोन्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, गैस्ट्रिन आ जाता है। हाँ जी, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन्स, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, हमारे पास क्या है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये 2 हार्मोन है। और साथ में हमारे पास है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये दोनों हार्मोन, इनको हम इनक्रेटिन्स बोलते हैं। इनको इनक्रेटिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका फंक्शन जो है एंटीसिपेटरी होता है और साथ में ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ना सिर्फ इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं बल्कि ग्लूकागॉन के रिलीज़ को भी इनहिबिट करते हैं। तो इनके डुअल फंक्शन होता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन यानी कि उसकी एक्सोसाइटोसिस करा देता है, उसको बढ़ाता है, और ग्लूकागॉन जो है उसकी सिक्रीशन को हमारे पास इनहिबिट करता है, उसको कम करता है। और तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। उसके बाद एक फाइनल चीज़ हमारी रह गई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कीटोन बॉडीज़ भी आप लिख सकते हैं, कीटोन्स, जैसे कि वो उनके ऑक्सीडेशन से एटीपी मिलता है, इस तरह कीटोन से भी मिलता है, तो कीटोन्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी तो आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी जो है हमारा हाइपरग्लाइसीमिया काज कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टिमुलेशन आई। उसके बाद हम इसकी इनहिबिशन की तरफ देखते हैं कि इनहिबिटरी पेप्टाइड्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हमारे पास वो सब चीज़ें आएंगी जो कि क्या कॉज करवाती है हमारे पास, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जब भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा तो ज़ाहिर हम ये चाहेंगे कि और ज़्यादा इंसुलिन जो है सिक्रिएट ना हो ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को और कम ना करे। तो एक तो पहले हम लिख देंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया कौन सी चीज़ करवा सकती है, स्टारवेशन अगर आ जाए। ठीक है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हमारे पास नहीं होते। इसके अलावा एक्सरसाइज, स्ट्रेस वाली कंडीशन, अब स्ट्रेस वाली कंडीशन है और तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एडिनर्जिक। तो बीटा एडिनर्जिक के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, अल्फा एडिनर्जिक एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा लेप्टिन, लेप्टिन जो है ना इसका काम बिल्कुल इंसुलिन की तरह होता है, तो ये एक दूसरे को नेगेटिव फीडबैक देते हैं क्या, क्योंकि दोनों का काम तो सेम ही होते हैं, उन्हें सेम तरीके से रेगुलेट करना होता है बॉडी की एनर्जी को। और ये एक्चुअली एपिटाइट वाला हार्मोन है। ठीक है, ये हमारी हंगर को बढ़ाता है। तो लेप्टिन और इंसुलिन जो दूसरे को वो करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास आ जाता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो है पेंक्रियाज से ही सिक्रीट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये पेंक्रियाज के डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है और ये दोनों को इनहिबिट करता है, इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है और ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करता है। जब इसका फंक्शन देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये इसको ख़त्म करता है। तो ये रेगुलेशन हमारे पास हो गई। उसके बाद इसकी डिग्रेडेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने देख लिया सिक्रीशन किस तरह से रही, तो डिग्रेडेशन जो इसकी होती है वो इंसुलिनेज एंजाइम के थ्रू होती है और लीवर एंड किडनी के अंदर होती है। ठीक है, हम इसकी देख रहे हैं डिग्रेडेशन, तो इंसुलिनेज के थ्रू होती है लीवर एंड किडनी के अंदर और ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही हो जाती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसकी अगर हम हाफ़ लाइफ की बात करें तो इसकी हाफ़ लाइफ है हमारे पास 6 मिनट्स। ठीक है, ये चीज़ें MCQs के लिए याद रख लें, 6 मिनट है इसकी हाफ़ लाइफ। हाँ जी, तो काजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आ जाते हैं। काजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस मोस्टली किससे रिलेटेड होती है, ओबेसिटी ओवरवेट के साथ रिलेटेड होती है। तो पहला इसका वही काज यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबेसिटी और ओवरवेट, जो कि मोस्टली मतलब कि जो ज़्यादा इफेक्ट करती है वो विसरल एडिपोसिटी है, यानी कि पेंक्रियाज, क्योंकि वो भी विसरा है तो उसको ज़्यादा ही इफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास अगर एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकाइड दिया, जैसे कि हम ट्रीटमेंट में देते हैं कुशिंग डिजीज़ के अंदर स्टेरॉइड थेरेपी अगर की जाए, तो ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो है एक्चुअली ये ग्लूकोनेजेंसिस को बढ़ाता है और दूसरा हमारे ग्लूकोज अपटेक को कम कर देता है। तो ग्लूकोज अपटेक को कम करता है यहाँ पर,
तो वही इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होगी। उसके अलावा जो है ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ग्रोथ हार्मोन जो है सिनर्जिस्टिकली एक्ट कर रहा होता है इंसुलिन के साथ, तो क्योंकि दोनों चीज़ों का काम एक ही जैसा, तो एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ को फिर क्या कर देती है, इनहिबिट करती है। तो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस काज कर देगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर भी, प्रेगनेंसी के अंदर भी फैट का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो रही होती है, तो डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे अंदर एंड्रोजेंस को बढ़ा रही होती है, स्टीरॉइड्स को बढ़ा रही होती है, जैसे कि हमने स्टीरॉइड थेरेपी के अंदर देखा था, यानी कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड को बढ़ा रही होगी, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है एंड्रोजेंस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि लिपोडिस्ट्रॉफी, यानी कि जो हमारा लीवर है उसके अंदर फैट की एक्यूमुलेशन हो जाए, तो लीवर के ऊपर जब लोड बढ़ जाएगा, उसके अंदर फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा पाएगा, और इंसुलिन जो है, इंसुलिन ने जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स कॉज करवानी होती हैं, तो इफ़ेक्ट कॉज नहीं करवा पाएगी इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हमारे लीवर पर करके हमारे लीवर के अंदर इंजाइम्स की एक्टिवेशन करानी होती है, बहुत सारे काम लीवर के अंदर करवाने होते हैं, वहाँ पर उसने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करानी है, वहाँ पर उसने यूटिलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाना है, तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि लीवर के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन हो जाए तो तब नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के ऊपर जो है लोड बढ़ जाए, तो उससे भी ये काम होगा। जैसे कि यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर देखिए, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर जो हमारे पास आयरन ओवरलोड हो जाता है लीवर के अंदर, जिसकी वजह से वो आयरन ओवरलोड हो जाता है पेंक्रियाज के अंदर, ठीक है, वो भी स्पेशली बीटा सेल्स पेंक्रियाज के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन ही नहीं हो पा रही होती, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी म्यूटेशन इन द जीन जो कि जेनेटिक ओबेसिटी काज कराए, जैसे कि मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर म्यूटेशन हो जाए। ये मेलानोकॉर्टिन एक्चुअली जो है एनर्जी होम्योस्टेसिस करा रही होती है, तो जब मेलानोकॉर्टिन नहीं होगी, एनर्जी होम्योस्टेसिस नहीं हो पा रही होगी, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन भी फंक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा म्यूटेशन हो जाए पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर की, ठीक है, PPAR गैमा के अंदर, तो यहाँ पर भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, क्योंकि ये लीवर के अंदर जो है, यानी कि हेपेटिक सेल्स के अंदर फैट्स को बढ़ा देंगे। अब एक्चुअली जो हमारे पास ये पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर होता है ना, ये डिपोजिशन ऑफ फैट को हेपेटिक सेल्स के अंदर कम कराता है और नॉन हेपेटिक सेल्स के अंदर बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, हमारे जो लीवर है, हेपेटिक सेल्स हैं, उनके अंदर फैट की एक्यूमुलेशन होगी और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह से पूरे बॉडी के टारगेट सेल्स जहाँ पर भी स्नैक करना होता है, वहाँ पर म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से, या फिर इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर ऑटो एंटीबॉडीज़ एक्ट कर जाएँ उस वजह से, तो ये कॉजेज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा इंसुलिन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम ग्लूकागॉन से स्टार्ट करते हैं।